हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद डोना। आज हम लोग देखने वाले हैं असम यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस का टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड करंट ट्रेंड्स इन एजुकेशन पे। टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि आने वाला है कल एग्जाम में। ठीक है, चलिए जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मैंने कल के वीडियो में भी बहुत ही अच्छे से समझाया था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। जिन लोगों को ये जानना है बहुत अच्छे से, वो उस वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, कल के वीडियो में। तो इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया है। ठीक है ना, आज के वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी जल्दी क्विक रिविजन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इज एसोसिएटेड विथ। स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब होता है कि पहले जो है बच्चा को, जो स्टूडेंट होता है, उसको टीचर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाता है, हेल्प करता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब स्टूडेंट को कंसेप्ट मतलब लर्निंग आ जाता है, तब वो सपोर्ट धीरे धीरे जो टीचर है वो हटा देता है ताकि स्टूडेंट अपने से कर पाए। ठीक है, लर्निंग जो है वो अपने से कर पाए, पहले थोड़ा सा हेल्प करता है। ठीक है, तो द कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन नंबर ए। अगर क्वेश्चन में दे देगा, मतलब ऑप्शंस में ब्रूनर रहेगा आंसर में खाली, तो आंसर खाली ब्रूनर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये वुड, ब्रूनर एंड रॉस एक साथ का ही दे देता है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, वुड, ब्रूनर एंड रॉस करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कैफोल्डिंग का जो कंसेप्ट दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट लर्नर सेंटर्ड। मतलब कौन सा टीचिंग मेथड है जो सबसे ज्यादा लर्नर सेंटर्ड है इनमें से। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्कशन मेथड। ठीक है, डिस्कशन मेथड करने से लर्नर सेंटर्ड, मोर लर्नर सेंटर्ड हो जाता है। ठीक है, ये टीचिंग मेथड। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ टीचर इन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग वो होता है जिसमें जो बच्चा जो है नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करता है, प्रीवियस नॉलेज पे दूसरा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते जाता है, मतलब खुद से करता है, करके सीखता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का जो है प्राइमरी रोल टीचर का क्या होता है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में? फैसिलिटेटर। मतलब टीचर खाली जो है हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, बच्चा को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज मेनली यूज्ड फॉर। बोला गया है कि फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन होता है वो किस में ज्यादा, मतलब किस चीज के लिए यूज होता है ज्यादा, तो हम लोग का हो जाएगा इम्प्रूवमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो होता है जो यूनिट टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता रहता है, टीचर क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं एक लेक्चर खत्म होने के बाद, मतलब वो इम्प्रूवमेंट के लिए, कि ताकि लर्निंग और अच्छे से हो पाए। ठीक है, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो जाता है। और समेटिव इवैल्यूएशन लास्ट में होता है, जो हम लोग का फाइनल एग्जामिनेशन होता है, उसको बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, हाफ ईयरली जो होता था पहले भी, वो भी होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जल्दी से। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखिए, विच टीचिंग स्किल हेल्प्स इन गेनिंग स्टूडेंट्स अटेंशन। बोला गया है कि ये कौन सा टीचिंग स्किल है जो स्टूडेंट के अटेंशन को गेन करने में हेल्प करता है, तो ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन। देखिए, टीचर पहले एंटर करता है जैसे ही क्लास में, वो तो हो गया। फिर मतलब टीचिंग स्टार्ट करने से पहले आप जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाले हो उस पे एक जो है ना छोटा सा जो है ब्रीफ आप इंट्रोडक्शन देके स्टूडेंट का अटेंशन गेन कर सकते हो। ठीक है, वो आप प्रीवियस नॉलेज भी उसमें चेक कर सकते हो, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना कि क्या होता है, तो उसी से स्टूडेंट का अटेंशन गेन करने में बहुत हेल्प हो जाता है। तो ये होता है वो टीचिंग स्किल। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, ए टीचर नोटिसेस अ वीक लर्नर, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। जब टीचर एक वीक लर्नर को, जो लर्नर जो है वीक है, उसको नोटिस किया, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा टीचर का? क्या वो पनिशमेंट देना होगा, इग्नोर करना होगा, या रिड्यूस होमवर्क, या डायग्नोज द डिफिकल्टी? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, डायग्नोज द डिफिकल्टी। मतलब बच्चा को क्या दिक्कत हो रहा है, स्टूडेंट को क्या दिक्कत हो रहा है, उसको जानने का, उसको डायग्नोज करने का कि डिफिकल्टी क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी हम लोग चले जाते हैं। इंक्लूसिव
एजुकेशन मेनली फोकसेस ऑन, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बोला गया है जो कि एनईपी 2020 में फोकस किया गया है बहुत ज्यादा, ठीक है। बोला गया है कि ये किस में फोकस करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हम लोग का हो जाएगा सही आंसर इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल। मैंने बार बार ये चीज करवाया है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना, हर बार पूछा जा रहा है, ये इस बार भी पूछा जाएगा। तो मतलब होता है कि हर एक बच्चा, वो गिफ्टेड स्टूडेंट हो या डिजेबल्ड हो या अर्बन हो या रूरल स्टूडेंट हो, मतलब गांव का स्टूडेंट हो या क्या बोलते हैं उसको, शहर का स्टूडेंट हो, ठीक है, मतलब हायर क्लास हो लोअर क्लास हो, कुछ मैटर नहीं करता, हर एक स्टूडेंट एक ही क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। सेम क्लास में हर इक्वल एजुकेशन दिया जाएगा हर बच्चे को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग जल्दी से जल्दी चले जाते हैं। विच इज द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। एक इफेक्टिव टीचर का बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसका हो जाता है एम्पैथी। बी, एम्पैथी मतलब दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझने का, दूसरों को इक्वली सपोर्ट करने का, ठीक है। कुछ दिक्कत हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, उनके जगह खुद को रख के उनका फीलिंग्स समझने को ही बोलते हैं एम्पैथी। ये एक बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है इफेक्टिव टीचर का। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चले चले जाते हैं हम लोग। द पर्पस ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग इज टू, बोला गया है कि क्लासरूम क्वेश्चनिंग का मेन पर्पस क्या होता है, एनकरेज थिंकिंग, ठीक है। थिंकिंग को एनकरेज करने का, मतलब बच्चा सोचेगा तभी तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। अगर डायरेक्टली खाली आंसर करेगा, ये करेगा, तो वो रोट मेमोराइजेशन हो रहा है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, एनकरेज थिंकिंग करने के लिए ही क्लासरूम क्वेश्चनिंग को यूज किया जाता है, पर्पस इसका ये रहता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले जाते हैं। बोला गया है विच असेसमेंट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस फीडबैक। बोला है इसमें से कौन सा वो असेसमेंट होता है जो जिसमें कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता है। तो हम लोग का हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने बोला कि एक लेक्चर खत्म हुआ, ठीक है ना, एक क्लास खत्म हुआ, फिर टीचर ने कुछ टेस्ट लिया, क्लास टेस्ट ले लिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस फीडबैक हम लोग को मिल जाता है, ठीक है, कि कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है। इस बार इस टेस्ट में मैंने 5 मार्क्स स्कोर किया, ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट में मैंने अगर 7 के आसपास स्कोर कर रही हूँ तो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। हम लोग को कंटिन्यूअस जो है फीडबैक मिल रहा है, ठीक है, इसमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग चलते हैं। विच इज द मोस्ट सुइटेबल स्ट्रेटेजी फॉर मोटिवेटिंग स्लो लर्नर्स। बोला गया है कि इनमें से वो कौन सा सबसे अच्छा, सबसे सुइटेबल स्ट्रेटेजी है जिसमें स्लो लर्नर्स जो होते हैं उनको मोटिवेट करने का। इसमें सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, पीयर लर्निंग। पीयर मतलब जो एक ही साथ पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनसे, वो उसके साथ लर्निंग करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब बच्चे एक साथ बैठे हैं, जो स्लो लर्नर होगा ना, तो उसमें उसको बोला जाएगा कि आप जो है आपके फ्रेंड से, फ्रेंड जो कुछ भी कर रहा है उससे उसको फॉलो करो, ठीक है ना, और फ्रेंड भी उसको हेल्प करेगा, तो एक दूसरे से सीखेगा वो, उससे मतलब मोटिवेट होता है, ठीक है ना, जो स्लो लर्नर होता है, ठीक है। खाली प्रेज करने से नहीं होगा, कंपैरिजन या एक्स्ट्रा होमवर्क देने से नहीं होगा। तो पीयर लर्निंग, पीयर मतलब होता है जो सेम, मतलब फ्रेंड से आप याद रखिएगा, पीयर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, करिकुलम रेफर्स टू। बोला गया है करिकुलम का इसमें से कौन सा मतलब होता है, तो सही आंसर हो जाएगा लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें एग्जामिनेशन, सिलेबस, टेक्स्ट बुक नहीं, सब कुछ आता है, ठीक है ना, सब कुछ आ जाता है इसमें। और ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस बोला जाता है करिकुलम को। जितना भी आप एक इसमें सीखते हो सब कुछ आता है, सब एक्सपीरियंस मिला के ही करिकुलम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच क्लासरूम एनवायरनमेंट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। बोला गया है इसमें से कौन सा क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। सो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डेमोक्रेटिक, जिसमें टीचर भी बोल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ही स्ट्रिक्टनेस दिखा रहा है तो नहीं होगा, ठीक है ना, इक्वली मतलब एक डिस्कशन मोड पे चलता है, बच्चा भी डिस्कस, मतलब स्टूडेंट भी टीचर से डिस्कस कर सकता है, टीचर भी क्वेश्चंस पूछ रहा है तो बच्चा इजीली आंसर कर रहा है, ठीक है ना। तो हो जाएगा एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट जो होता है क्लासरूम का, उसमें ही क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है बच्चा का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। ए टीचर शुड मैनेज डिसिप्लिन बाय। बोला गया है एक टीचर जो है डिसिप्लिन को कैसे मैनेज करेगा, अंडरस्टैंडिंग करके, ठीक है, मतलब समझ के, ठीक है। खाली फियर, पनिशमेंट, आइसोलेशन करके नहीं होता, ये बहुत ही पुराना मेथड हो गया, पहले के जमाने में ये सब करते थे लेकिन उसमें से कुछ फायदा होता नहीं था, ठीक है। तो अभी के टाइम में अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग बना के चलना पड़ता है स्टूडेंट्स के साथ। आप जो है पनिशमेंट भी नहीं दे सकते हो, ठीक है, आप फियर वो नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, डरा धमका के ये सब नहीं चल रहा है अभी के टाइम पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 को बहुत ही अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब जो सब बच्चा मतलब क्लासरूम में सब कोई मिलजुल के जो लर्निंग होता है ना, कोऑपरेटिव एक दूसरे के साथ, तो उसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लर्निंग टेक्निक है, ठीक है। इसमें से कौन सा है कोऑपरेटिव लर्निंग? हम लोग का हो जाएगा जिक्सो। जिक्सो मतलब है एक कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक है, ठीक है ना। बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक है ये। इसमें क्या होता है, जैसे पूरा एक क्लासरूम है, ठीक है, टीचर क्या करेगा, पूरे क्लासरूम को जो है ना छोटे छोटे ग्रुप्स में, जैसे 5-6 बच्चा का एक ग्रुप बना लिया, ठीक है ना, ऐसा ऐसा करके छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेगा, ठीक है, बच्चा को। फिर एक टॉपिक सिलेक्ट करेगा, उस टॉपिक को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, फिर मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, नेचर हो गया, मेरिट्स डिमेरिट्स हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंस हो गया, ऐसे करके डिवाइड करेगा पूरा एक लेसन को। और हर एक ग्रुप को एक एक जो पार्ट है दे दिया जाएगा। तो वो लोग क्या करेगा इसके बारे में, जैसे एक ग्रुप को दे दिया इंट्रोडक्शन तुम करोगे, तुम्हारा ग्रुप इंट्रोडक्शन करेगा। फिर ग्रुप नंबर 2 जो है इंपॉर्टेंस को देखेगा। फिर ग्रुप नंबर 3 मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में देखेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके होता है। फिर हर एक ग्रुप में जो है ग्रुप मेंबर्स जो है उनमें से एक एक एक्सपर्ट ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है ना, उसमें से सारा जो टॉपिक ये करके। तो ऐसे ही होता है जिक्सो, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग का, ठीक है। इसमें ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, खाली इतना याद रखना, जो जिक्सो से याद रखना, पूरे क्लास को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे ग्रुप्स में, ठीक है। फिर वो वैसे लर्निंग होता है एक दूसरे को, फिर बच्चा जो है पूरे क्लासरूम के सामने एक दूसरे ग्रुप्स को टीच करता है, ठीक है, बताता है क्या क्या उन्होंने सीखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ब्लूम्स हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल, ठीक है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं वीडियोस उसमें ऐड कर दूंगी, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसमें से है ऐसा करके पिरामिड टाइप, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट लेवल, ये सबसे हाईएस्ट है, ये सबसे लोएस्ट है, ठीक है ना। सबसे हाईएस्ट लेवल जो होता है वो होता है क्रिएट वाला, ठीक है। क्रिएट मतलब ये देखिए लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऐसे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का ऐसे 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 होता है, सबसे नीचे वाला होता है ऐसे, फिर यहाँ पे जाके इवेलुएट होगा, फिर यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें अच्छे से देख लेना। अभी खाली इतना याद रखिए कि क्रिएट जो है सबसे हाईएस्ट लेवल होता है क्रिएट। मतलब बच्चा सीख लिया, ठीक है, अप्लाई कर लिया, इवेलुएट कर लिया, अब उस जो भी सीखा है बच्चा उसमें से कुछ नया बनाए, क्रिएट करे कुछ, वही होता है हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल अकॉर्डिंग टू ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एनईपी 2020 एम्फसाइजेस विच टाइप ऑफ लर्निंग। बोला गया है कि एनईपी 2020 जो आया है हम लोग का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसके मुताबिक ये कौन सा टाइप ऑफ लर्निंग को एम्फसाइज करता है। तो हो जाएगा हम लोग का क्या, होलिस्टिक एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब ओवरऑल लर्निंग। होलिस्टिक मतलब सब कुछ, फिजिकल, मेंटल, ठीक है ना, सब कुछ आ जाएगा इसमें, इमोशनल, सोशल, सब कुछ वैसा टाइप का लर्निंग होना चाहिए। और एक्सपीरियंशियल, बच्चा एक्सपीरियंस करके सीखेगा, ठीक है, रोट लर्निंग नहीं, मतलब जो होता है ना ऐसे ही सीख के रट्टा मार के, वैसा नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड भी नहीं, ज्यादातर एग्जाम पे फोकस करना, मेमोराइज करके लिख देना, वैसा नहीं होता। डिजिटल लर्निंग ओनली, वैसा नहीं होगा। आप लोग खाली ध्यान रखिएगा, जहां पे भी ओनली दिया रहेगा तो थोड़ा सा केयरफुल आप लोग हो जाना, क्योंकि वो आंसर ऑब्वियसली गलत ही होता है। तो याद रखना, होलिस्टिक एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। होलिस्टिक का मतलब होता है सारा कुछ, जितना भी होता है ना, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, सारा कुछ मिला के ओवरऑल लर्निंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फटाफट चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखिए, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में बोला गया है कि क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का। देखिए, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। देखिए, टीचर जब टीच करता है, ठीक है ना, तो उसको मतलब उसके टीचिंग को भी रिफ्लेक्ट करना पड़ता है कि कैसा हो रहा है टीचिंग, क्या बच्चों को मतलब स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, क्या लर्निंग हो रहा है, लर्निंग आउटकम्स क्या है, ठीक है ना, जैसा ऑब्जेक्टिव था टीचिंग का क्या वो पूरा हुआ है, ठीक है। तो उसमें सेल्फ इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, विच क्वालिटी इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अ प्रोफेशनल टीचर। एक टीचर जो होता है उसका
मतलब जो प्रोफेशनल टीचर होता है उसका उनका जो है मोस्ट एसेंशियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या होता है, तो हो जाता है हम लोग का पेशेंस। मतलब पेशेंस रहना होता है टीचर को, जो एक प्रोफेशनल टीचर होता है। वेल्थ, ऑथोरिटी, फैशनेबल, ये सब नहीं होता है, ठीक है ना, इस सब से कुछ मतलब नहीं है, पेशेंस होना चाहिए। तो वही होता है मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ टीचर, ठीक है ना, प्रोफेशनल टीचर।